2025 में इंडिया और यूके ने एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन की। बायलैटरल ट्रेड का टारगेट $120 बिलियन बाय 2030। डील में प्रॉमिस था ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, विस्की, फार्मा, प्रोफेशनल सर्विसेज सब इजियर मार्केट एक्सेस होगा। लेकिन डील को इंक हुए 1 साल भी नहीं हुए और एक कमोडिटी ने पूरी गुडविल को खतरे में डाल दिया है, वो है स्टील। ट्रंप के टैरिफ वॉर्स ने 2025 में पूरी दुनिया को हिला दिया था। कंट्रीज सिक्योर ट्रेड पार्टनरशिप्स ढूंढ रही थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और यूके ने अपनी लॉन्ग पेंडिंग एफटीए फाइनली पुश थ्रू की। यूके के लिए एक मेजर पोस्ट ब्रेक्सिट पार्टनरशिप, इंडिया के लिए एक लार्ज डेवलप्ड मार्केट में डीपर एक्सेस। सुनने में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही डील एग्जीक्यूशन पे उतरी, एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। 1 जुलाई 2026 से यूके ने नई स्टील सेफगार्ड मेजर्स लॉन्च की है। क्या बदला? पहले टैरिफ फ्री इंपोर्ट कोटा पे 25% टैरिफ लगता था अगर वॉल्यूम एक्सीड करो तो। अब टैरिफ फ्री कोटा 60% स्लैश कर दिया गया है और उस थ्रेशोल्ड के ऊपर भी वॉल्यूम पे 50% टैरिफ। मतलब इंडिया जो स्टील यूके को एक्सपोर्ट करता था, अब वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। ये एग्जैक्टली एफटीए के प्रॉमिस के ऑपोजिट है। तो यूके ने आखिर ये किया क्यों? पूरी दुनिया में स्टील का एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है। ओईसीडी के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्टील मेकिंग कैपेसिटी 2.55 बिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। ये 2009 के बाद सबसे फास्ट एक्सपांशन है, लेकिन डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। 2025 में सरप्लस कैपेसिटी अलोन 680 मिलियन टन है और इसका बड़ा हिस्सा चाइना में है। चाइना ने डेकेड्स तक कंस्ट्रक्शन बूम के लिए मैसिव स्टील कैपेसिटी बिल्ड की, फैक्ट्रीज, हाईवेज, रेलवेज, अपार्टमेंट्स। फिर वो फेज एंड हुआ और डिमांड ठंडी पड़ गई। अब वो स्टील कहां गया? 2025 में चाइना ने रिकॉर्ड 119 मिलियन मीट्रिक टन स्टील की एक्सपोर्ट की, इतनी सस्ती कि यूरोप, यूके और एशिया के स्टील मेकर्स कंपीट ही नहीं कर सके। जब सस्ता स्टील ग्लोबल मार्केट में फ्लड करता है, गवर्नमेंट्स अपनी खुद की इंडस्ट्रीज बचाने के लिए टैरिफ लगाती है। यूएस ने ये पहले किया, यूरोपियन यूनियन ने फॉलो किया और अब यूके भी कर रहा है। सोचो अगर ऐसे अमेरिका और यूरोप ने अपना दरवाजा बंद कर लिया सस्ते स्टील के लिए, तो वो स्टील कहां जाएगी? वो किसी और देश में जाएगी और यूके को डर है कि वो देश खुद ना बन जाए। ऊपर से यूके की स्टील इंडस्ट्री पहले से ही प्रेशर में थी। प्रोडक्शन सालों से गिर रहा है, एनर्जी कॉस्ट यूरोप में सबसे ज्यादा है और डोमेस्टिक कंपनीज वार्निंग दे रही है कि सस्ता इंपोर्ट स्टील इंडस्ट्री को कोलैप्स के करीब ला सकता है। यूके के पास एक और रीजन है नई स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क लॉन्च करने का। WTO रूल्स के अंडर इमरजेंसी सेफगार्ड मेजर्स टेम्पररी होते हैं। यूके के पास पहले की स्टील प्रोटेक्शन ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी थी, जून 2026 के बाद लीगली कंटिन्यू नहीं हो सकती थी। इसीलिए यूके को इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस और लगाने पड़े। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पर पड़ा। अभी दोनों कंट्रीज इंडिया और यूके इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नेगोशिएशंस टेबल पर है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया को यूके की नई स्टील फ्रेमवर्क के अंदर एक अलग डेडिकेशन कोटा मिल सकता है। एफटीए अभी टूटा नहीं है, डील इंटैक्ट है, लेकिन दोनों साइड्स के बीच टेंशन बिल्कुल रियल है। और यहाँ एक आयरनी है जो नोट करने वाली है। इंडिया अभी यूके मार्केट से पुश आउट होना नहीं चाहता, लेकिन साथ ही इंडिया अपनी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अग्रेसिवली बढ़ा रहा है। 160 मिलियन टन आज से 300 मिलियन टन बाय 2030 तक। मतलब कल इंडिया को भी लार्ज एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए होंगे अपनी स्टील बेचने के लिए। कंट्रीज फ्री ट्रेड तब तक सपोर्ट करती है जब तक उनकी खुद की इंडस्ट्रीज सेफ रहे। इंडिया यूके एफटीए अभी भी नेगोशिएट हो रहा है, लेकिन ये एपिसोड एक रिमाइंडर है कि ग्लोबल ट्रेड में पेपर पर लिखे प्रॉमिस और ग्राउंड पर रियलिटी अक्सर डिफरेंट होती है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स के लिए हमें फॉलो करें। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।